आज जानते हैं पर्यावरण में ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण में वनस्पति पर प्रभाव। UV-B विकिरण के बढ़े हुए स्तर के प्रति अनुकूल की क्षमता के बावजूद पौधे भी UV-B विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। जिन फसलों में रासायनिक उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वे अधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण झुलस जाएंगी। तापमान में वृद्धि के कारण जलीय सतह और मृदा की नमी का वाष्पीकरण से फसल सूखने लगेगी। प्रत्यक्ष प्रभाव। UV-B विकिरण द्वारा पौधों की शारीरिक एवं विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित UV-B होते हुए हेतु उनके पास विकसित तंत्र होता है, परंतु लंबे समय तक किरणों के अनावृत होने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है एवं उनको गंभीर क्षति पहुंचती है। रोगों की प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है, जैसे मटर एवं बंद गोभी। अप्रत्यक्ष प्रभाव। पौधों के आकार में परिवर्तन, पौधों में पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तन, विकासीय समय में परिवर्तन, अनंतः फसल उत्पादन में कमी, बीजों की क्षति, फसल की गुणवत्ता में कमी एवं पत्तियों की क्षति जैसे प्रभाव सामने आते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। UV-B विकिरण के अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे मेलानोमा त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी। अत्यधिक पराबैंगनी विकिरणों के कारण प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में वृद्धि होने के कारण श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही फसलें एवं जलीय आहार को प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट उत्पन्न होगा। UV-B विकिरण आनुवंशिक पदार्थ को प्रभावित करता है, जिससे जीन परिवर्तन एवं आनुवंशिक दोष पैदा हो सकते हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि, मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र दोष, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, सनबर्न, जैव भू-रासायनिक चक्र पर प्रभाव। सूर्य पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि स्थल एवं जलीय जैव भू-रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैसों के भंडार गृह भी प्रभावित होते हैं। इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। पदार्थों पर प्रभाव। पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर का तीव्र अपघटन, क्षोभ मंडलीय ओजोन गैस का प्रभाव। क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन हरे पौधे, वन एवं मनुष्य हेतु हानिकारक एवं जहरीला होता है। ये पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण में कमी आती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स BOCs सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx से प्रक्रिया कर ओजोन का निर्माण करता है, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है, जिससे दृश्यता में कमी आती है।
एवं आँखों में जलन एवं पानी का आना, श्वसन से जुड़ी समस्याएं, श्वसन ट्रैक्ट्स में सूजन, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत तथा आँख, नाक, कान, गले की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। रबड़ कपड़े, पैंट अनावृत सतह पर भी इसके हानिकारक प्रभाव होता है। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1970 एवं 80 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओजोन विघटनकारी पदार्थों ODS द्वारा आज ओजोन परत को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति की प्रति चिंता बढ़ गई है। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं वियना कन्वेंशन हुआ। इस सहयोग के परिणत 1987 में ओजोन परत 6 कारी पदार्थों का नियंत्रण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। वियना कन्वेंशन ओजोन परत की सुरक्षा एवं विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन का 1985 में अपनाया गया एवं 1988 में ये कार्य विधि में आया। ये एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। इसे अक्सर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों के लिए इनके एक फ्रेमवर्क का काम किया है। 2009 में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बन गया। हालांकि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत CFCs के उपयोग में कमी लाने हेतु किसी के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जगह दी गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत एवं क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में लाने वाले हेतु तैयार किया गया था, ताकि उन पदार्थों की वातावरण में उपलब्धता कम की जा सके। पृथ्वी की नाजुक ओजोन परत को सुरक्षित किया जा सके। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रमुख भूमिका निभाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को 2000 तक CFC का उपयोग उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित करने को कहा गया। मिथाइल क्लोरोफॉर्म 2005, जिसमें विकसित देशों को 1994 तक अपने उपभोग एवं उत्पादन को 1986 के स्तर पर 80% तक लाते हुए 2000 तक पूरी तरह से बंद कर देना था। विकासशील देशों को CFC को उत्पादन एवं उपभोग 2010 तक बंद करने का समय दिया गया था। इसके तहत उन विकासशील देशों को छूट मिली है जिनका वार्षिक उत्सर्जन नियंत्रण पदार्थ का 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। बाद में इसमें से कई संशोधन भी हुए, यथा लंदन संशोधन 1990, कोपेनहेगन संशोधन 1992 तथा अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों द्वारा प्रस्तावित HFC संशोधन आदि। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा कृषि उपभोक्ता एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में आने वाले ओजोन विघटनकारी पदार्थ की खपत एवं कुल वैश्विक उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई है। 2010 के प्रोटोकॉल एजेंडा को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया है। 2015 में दुबई में आयोजित 27वें
OP में HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दुबई पाथवे को अपनाया गया। एक अध्ययन के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत HFCS की कमी इस सदी तक 0.5 सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान में कमी ला देगी, जो ओजोन परत के क्षरण में भी मदद करेगी। किगाली समझौता। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 MOP28 में 197 देशों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस GHGs के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थीं, संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल करता है। संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को HFCS की कटौती की अलग अलग समय सीमा के 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह, इसमें अमेरिका और यूरोप संघ EU के देश शामिल हैं। वे 2018 तक HFCS के उत्पादन और खपत को स्थिर कर लेंगे तथा 2036 तक इसे 2012 के स्तर से लगभग 15% कम कर लेंगे। दूसरा समूह, इसमें चीन, ब्राज़ील और संपूर्ण अफ्रीका के देश शामिल हैं। वे 2024 तक HFCS का उपयोग को स्थिर कर 2045 तक इसे 2021 के स्तर से 20% कम कर देंगे। तीसरा समूह, इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब आदि देश शामिल हैं। वे 2028 तक HFCS के उपयोग को स्थिर कर लेंगे। 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% कम करेंगे।